चलो स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर, नाम है इसका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है हाँ अंतिम खाते। इसका मतलब अंतिम का मतलब लास्ट। इसके बाद कुछ बचा? आपने जर्नल सीखा? क्यों? जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। उम्मीद करते हैं ये तीनों अच्छे तरह से नहीं आते होंगे। अच्छा आते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि जो साल भर हम लोगों ने अपने बिजनेस में एफर्ट्स दिए हैं, मेहनत की है, उसका रिजल्ट क्या है। आप साल भर पढ़ते हैं बुक, इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, रिजल्ट आता है एक पेज में। उसी तरह यहां पर भी साल भर हम लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं या बनाते हैं, जर्नल, लेजर, कैश बुक, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लास्टली आपका एक पेज में बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको बताता है आप पास हुए या ये बताता है आपको पास हुए या ना पास हुए। ठीक है ना? फेल क्यों वर्ड यूज करते हो? इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये बताता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, अगर हम जब भी बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो दो लोगों की बात करते हैं, या तो कॉर्पोरेट एंटिटी या फिर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। या तो हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी की या तो बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की। या तो बात करते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी की या तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो हम आज बात करेंगे वो हम लोग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। सर ये अब फाइनल अकाउंट आप नहीं लिख रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? एक इम्प्रूव्ड वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग द फाइनल अकाउंट विल ट्राई टू यूज द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अगेन वी कैन बाइफरकेट इट इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज योर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉर्मली हम इसकी बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में। नॉर्मली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। while in the case of the corporate entity, कितनी ये हमें लगा हमारे ही देखने में दिक्कत है। 5 है। पहला होता है ट्रेडिंग एंड, सेकंड होता है कॉमन है बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। थर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है? फोर्थ होता है चेंजेस इन इक्विटी। क्या होता है? और लास्ट होता है नोट्स टू अकाउंट्स। अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवर हियर। दिस इज एन ऑप्शनल, this is not a mandatory requirement to prepare the cash flow statement in the case of the non corporate entity. Non corporate entity के लिए cash flow statement बनाना mandatory नहीं है। पक्का चल सकते हैं? इसमें कहीं कोई डाउट? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाते हैं। किसके बेसिस पर बनाते हैं? अच्छा एक चीज और, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंसर्न के केस में या ट्रेडिंग कंसर्न के केस में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एंड द बैलेंस शीट। अब समझ में आई बात? ये होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक और अकाउंट ऐड कर दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐड हो जाता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये मेरा पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्का? ये आपका बनता है बैलेंस शीट। हम जब भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल, तो हम लोग यहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2023 और यहां लिखेंगे एज ऑन, यहां नहीं मतलब ऊपर ही लिखेंगे, यहां पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 23। अच्छा, ये हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं। कोई बताएगा कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है और एज ऑन का मतलब क्या होता है? ये बाइफर्केशन क्यों है? हाँ बोलो बाबू। अच्छा पीछे ही बताओ, चल सबसे लास्ट का है। हैं? बीच में से पूछो तो चेहरा, हाँ बोलो बाबू। हाँ हाँ हम। नहीं। हाँ चलो बताओ बाबू। सर जो ट्रेडिंग एंड ट्रेड अकाउंट होता है सर, ये पूरे ईयर में बनता है, मतलब पूरे साल बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जो होता है सर वो ईयर में लास्ट में बनाते हैं, 31 मार्च को। क्या ट्रेडिंग पीएल मतलब साल भर बनता है मतलब? इधर से सर जो हम मतलब जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है ये पूरे साल के लिए बनाते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट होता है लास्ट डेट पे ही बनाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें जो सारे लास्ट में जो नेटवर्क करते हैं वो सारे हमारे उसमें जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। हाँ बोलो। सर ट्रेडिंग पीएल में पहुंच जाएंगे देखिए पूरे साल के खर्चे और
बट बैलेंस शीट पे एज ऑन से लिखे कि बैलेंस शीट में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे एसेट एंड लायबिलिटी क्या वैल्यू होगा। बोलो। अच्छा, हमारी आंखों में दिक्कत है क्या? पूछते तो आदमी 10,000 रुपये हमसे पूछ रहे, हमसे पूछ रहे। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है, बिल्कुल ठीक बोला बच्चों ने, कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर द कंप्लीट ईयर, फॉर द कंप्लीट ईयर। कितने समय के लिए? फॉर द कंप्लीट ईयर, पूरे 12 महीने। मान लो ये 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, हम लोग यहाँ जो परचेज लिखेंगे ना, वो पूरे साल भर की परचेज लिखते हैं। परचेज कितने समय की लिखते हैं? 1 जनवरी 23 से स्टार्ट होगी 31 दिसंबर 23 तक, पूरे साल भर का परचेज 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 परचेज। जो हम लोगों ने लेजर बनाया था ना, उन 10 पेजेस का लेजर का टोटल आया था 5 करोड़ रुपए, वो हम पूरा 5 करोड़ यहां लिखेंगे। बात समझ में आई? इसी तरह सेल्स होता है, सेल 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 साल भर में होता रहता है। पूरे साल भर का सेल 1 जनवरी से उठाकर 31 दिसंबर तक जितना होगा सबको क्लब करके एग्रीगेट अमाउंट देखेंगे, वो सेल यहां पर लिखेंगे। इसी तरह हमारा सैलरी है, वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, डिफरेंट टाइप के खर्चे, वो सारे के सारे साल भर के खर्चे हम यहां लिखते हैं ऐड करके। इनकम भी इसी तरह से। जबकि एक बात बताओ, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट में कई लोगों को मालूम है इस साइड हम लोग कैश लिखते हैं, लिखते हैं, इधर बैंक लिखते हैं, इधर डेटर्स लिखते हैं। ये तो हर 1 घंटे में, हर 5 मिनट में बदलता रहता है। हमको कैश कब का चाहिए? सर इस डेट का चाहिए, 31 दिसंबर की रात का 12 बजे का चाहिए, जब आपका बैलेंस शीट बंद हो रहा था। सर हमको डेटर्स कब का चाहिए? सर हमें डेटर्स ने 31 दिसंबर की रात को 12 बजे का चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 जनवरी की सुबह ये बदल जाए, हो सकता है 31 दिसंबर की सुबह ये कुछ और था, रात होते होते कुछ और हो गया। मेरे पास 31 दिसंबर को रात को 11 बजे कैश था 20 लाख रुपए, 11:10 पर मैंने उसमें से 500 रुपए पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए, तो हो जाएगा 19,99,500 रुपए। बात समझ में आई? तो बल हर मिनट में बदलता रहता है ये। तो हमें कब का चाहिए पोजीशन? बिल्कुल साल के अंत में। हमें डेटर्स को पेमेंट करना है, डेटर्स से पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हाँ या ना? ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें बिल्कुल साल के अंत में चाहिए। 31 दिसंबर की रात को मिडनाइट पे जितने भी बैलेंसेस होंगे वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज ऑन। इट इज मेड ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, और यू कैन से इट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी उस 31 दिसंबर की रात को 12 बजे जितना भी होगा, हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज उस समय का रिकॉर्ड करते हैं। ये पूरे साल भर का प्रॉफिट हम कब कमाते हैं? साल के अंत में कमाते हैं या साल भर कमाते हैं? तो हमें तो पूरे साल भर का प्रॉफिट चाहिए ना, हाँ या ना? तो पूरे साल भर का प्रॉफिट कब मिलेगा? जब साल भर के खर्चे और साल भर की इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो हमें साल भर का प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन हमें बैलेंस शीट कब का चाहिए? एक दिन का चाहिए, एक पर्टिकुलर मिनट का चाहिए, जब हम 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके 1-2 मिनट पहले हो सकता है कुछ और रहे, 1-2 मिनट बाद हो सकता है कुछ और हो जाए। अब समझ में आई बात? ये हम लोग के बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? इसीलिए फॉर द ईयर एंडेड एंड एज ऑन लिखते हैं। चलें, हटाएं इसको। लेकिन ये हम बनाते कैसे हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं हम ये ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट? ये बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ट्रायल बैलेंस सीखा है ना? सीखा है ना ट्रायल बैलेंस? नहीं, कभी देखा है? तब क्या दिक्कत है? ट्रायल बैलेंस, जितने भी हमारी लेजर होती हैं, जितनी भी लेजर्स होती हैं, अब उसमें सब्सिडरी बुक्स का भी ले लो, उसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मतलब जितने भी लेजर होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सबको बंद करो। 31 दिसंबर को सबको बंद करो। बंद करने का मतलब ये खुला हुआ कागज ऐसे नहीं लाओ। तो 31 दिसंबर का मतलब ये नहीं कि ये खुला हुआ है
चलो बंद कर दिया। ये बंद करने का मतलब ये क्लोज करना, अकाउंट को क्लोज करना, इसको कहते हैं बुक्स को क्लोज करना। जैसे बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी ले जाते थे ना हर दिन का, 1 जनवरी का, 2 जनवरी में, 2 जनवरी का, 3 जनवरी में ले जाते थे ना, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ या ना। ये वही है जो हम लोग 31 दिसंबर को बैलेंस लिखेंगे ना क्लोजिंग, वो अब बंद होगा, क्योंकि 1 तारीख से नई किताबें लिखेंगे, 1 तारीख से नई बुक्स लिखेंगे, तो उस दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो क्लोज कब होता है? साल के अंत में, या जब आप बनाना चाहें। इफ यू जस्ट वांट टू क्लोज डाउन योर बुक्स ऑफ अकाउंट राइट नाउ, यू कैन क्लोज इट डाउन, यू कैन प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको कब क्लोज करते हैं? साल के अंत में। बुक्स को क्लोज करने का मतलब अब बैलेंसेस लिखेंगे, जो आएंगी वो फाइनल फिगर होंगी, और यही फाइनल फिगर्स हमारी ट्रायल बैलेंस में जाएंगी। हर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्लोज करते समय तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर हुआ? और हर एक डेबिट के साथ, चूंकि हर एक क्रेडिट हुआ रहता है, हर एक डेबिट के साथ हर एक क्रेडिट हुआ रहता है, यानी जितने रुपए से आज तक मैंने डेबिट किया था, उतने ही रुपए से अगर मैंने क्रेडिट किया है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल टैली कर जाएगा, क्योंकि जितने अमाउंट से डेबिट उतने अमाउंट से क्रेडिट, जितने अमाउंट से क्रेडिट उतने अमाउंट से क्रेडिट। इट मींस कि हम जब ट्रायल बैलेंस क्लोज करेंगे, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे और उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास अपने आप ये जो आएगा मैच होगा। और करवाया था ट्रायल बैलेंस में टोटल मेथड, कट कट कर करवाया था। मैंने कहा देखो अपने आप बैलेंस मैच कर रहा है, नेट बैलेंस। हिलत डुलत पढ़ते रहोगे। ठीक है ना? चले ऐसे ऐसे करता रहे। हाँ देखो इधर, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस ये मैच करता है। और मैंने ट्रायल बैलेंस में बताया था, ये आपकी एक्यूरेसी को बताता है। किसको बताता है? एक्यूरेसी को बताता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है वो एक्यूरेट है या नहीं। और ट्रायल बैलेंस के टैली होने का मतलब आपका फाइनेंशियल जो अब तक बनाया है वो बिल्कुल सही जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, क्योंकि मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस का मैच करना जरूरी नहीं होता कि हर चीज सही हो, लेकिन मैच करने से एक चीज की खुशी तो मिलती है कि जो भी साल भर की मेहनत है वो रंग लाई। ठीक है ना? अच्छा, डेबिट साइड में कौन कौन से आते हैं? कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, और मैंने ये शुरू में भी बताया था जब मैं जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उस समय में मैंने वही बताया था जो आज मैं फिर बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था यहां सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है ट्रायल बैलेंस का। अगर डेबिट साइड पकड़ोगे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे, सारे के सारे लॉसेस मिलेंगे, सारे के सारे एसेट्स मिलेंगे, और डेटर्स या रिसीविएबल्स मिलेंगे। ये बताता है कि हमने कितना खर्चा किया टोटल, किससे कितना लेना है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, ये बताता है। और जो लायबिलिटी साइड होता है ना, या क्रेडिट साइड होता है सॉरी, ये हमारी इनकम्स को बताता है, गेन्स को बताता है, लायबिलिटीज को बताता है, और क्रेडिटर्स को बताता है, जिसको हम पेबल्स का नाम देते हैं। अगर और शॉर्ट में जानना चाहते हो तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एसेट्स को बताता है और क्रेडिट साइड लायबिलिटीज को बताता है, ये एक्सपेंसेस को बताता है, ये इनकम को बताता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर शॉर्टकट में देखो तो ट्रायल बैलेंस यही बताता है। डेबिट साइड एसेट, जितनी भी चीजें डेबिट साइड होंगी, नींद आ रही है, जितनी भी साइड डेबिट साइड होंगी या तो एसेट्स होंगी या एक्सपेंसेस होंगी, और जितनी भी क्रेडिट साइड होंगी या तो वो लायबिलिटीज होंगी या वो इनकम होंगी। बस बात खत्म। और डेबिट का घर क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिट का घर क्या होता है? ओ, 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 ओ। ये डेबिट है ना, और ये क्रेडिट है, ये तत, तत, तत। ये हमारा क्रेडिट साइड है, और ये पक्का।
अच्छा, मैंने कहा कि जो हमारा डेबिट घर होता है, डेबिट साइड होता है, ये जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनका घर डेबिट ही रहेगा। ये डेबिट साइड है। अब ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं बता सकते हो? ये जितनी चीजें हैं या तो इधर रहेंगी या तो इधर रहेंगी, बात खत्म। ठीक। अच्छा, जितनी भी क्रेडिट चीजें हैं ये या तो इस साइड रहेंगी या तो इस साइड रहेंगी। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। डेबिट का घर हमेशा डेबिट, क्रेडिट का घर हमेशा क्रेडिट। तो जैसे ट्रायल बैलेंस मैच कर गया था और उस मैच्ड या टैलिड ट्रायल बैलेंस से जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो लास्ट में हमारी बैलेंस शीट का भी टोटल बराबर आएगा। बराबर वाले अमाउंट को बराबर वाले अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में रखोगे तो वो बराबर ही तो आएगा। अब समझे? टोटल में डिफरेंस हो सकता है, इसका टोटल खर्चों को भी शामिल किया हुआ है, एसेट को भी शामिल किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एसेट खर्चों को खर्चे साइड में लिख दिया, एसेट को एसेट साइड में लिख दिया, लेकिन टोटल तो मैच करेगा ना। बात समझ में आई? कहीं कोई डाउट है? हमें ट्रायल बैलेंस सीख लिया। ट्रायल बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट होने का मतलब ये होता है, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम शो होने का मतलब ये होता है, हाँ ले लो जमाई ले लो। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मान लो हमने लिख दिया परचेज, हमने यहां लिख दिया परचेज, 5 लाख, और मैंने यहां लिख दिया परचेज रिटर्न 50,000। इसका क्या मतलब निकला? माइनस हो चुका है या माइनस करना बाकी है? हाँ, अब मैं वापस हाँ बोलो बाबू। ये मत सोचना बाकी लोगों ने क्या बोला, वो लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। ये मत सोचना कि बाकी लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो। बाकी है। बड़ा कष्ट होता है जब तुम लोग सही जवाब नहीं दे पाते हो। इसमें भी गलत बोलना है। केवल एक बच्चा सही बोला है। हाँ, क्या नहीं बोले हो सही? क्या बोले हो? होगा। ताली बजाओ इसके लिए तो। अरे बजाओ। एक अकेला इस शहर में, बाकी सबने गलत बोला। अब सोच लो। अब बोलो सही क्या होगा? वाह, अभी भी रिजिड हो अपने जवाब पे। हाँ बोलो तो बाबू। हाँ बोलो बाबू। तुमने भी तो शायद बोला था करना बाकी है। डाउटफुल तो नहीं ना हो? हाँ बोलो तो पीछे। अब मैं अपना जवाब नहीं बदलूंगा, तुम लोग अभी भी गलत हो। चलो एक बार और पूछते हैं। अच्छा बता दे, शॉर्टकट में बता दे, बिना एनालिसिस किए बता दे। थोड़ा 1 मिनट दिमाग लगाओ।
हाँ बोलो, तुम अपना जवाब बदलना चाहते हो या वही रहना चाहते हो? यही तो प्रॉब्लम है, क्या सिखाएं फिर जब तुम लोग अपनी अपनी जगह पर जिद करके बैठे हो, तो मेरे पढ़ाने का फायदा। तुम लोग करे हम भी नहीं बदलेंगे, वो करे हम नहीं बदलेंगे। अब सुनो इंसानों, परचेज अलग है, परचेज रिटर्न अलग है। जब एंट्री होगी परचेज की, तो परचेज की एंट्री क्या हुई होगी बता सकते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो गया। जब परचेज रिटर्न आया होगा, या क्रेडिटर्स, चलो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और जब परचेज रिटर्न आया होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 50,000। कहां हुआ है माइनस, हमको ये बताओ। एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना? 5 लाख। और दूसरी एंट्री बनी परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो कहां माइनस हुआ है हमको? तो 5 लाख पूरा अलग है, 50,000 पूरा अलग है, कहां माइनस हुआ है हमको ये बताओ। 5 लाख का तो 5 ही लाख है, कहां माइनस हुआ है 50,000? अरे इंसान, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कहाँ माइनस हुआ ये तो? चलो इसको हम 18,000 कर देते हैं, ताकि तुम लोग वो 50,000 और 5 लाख के फेर में ना फंसो। कहाँ माइनस हुआ है ये? 18,000 कर देते हैं। कहाँ हुआ है माइनस, हमको ये बताओ, कौन कह रहा है माइनस हुआ है? कहाँ हुआ है माइनस? कहाँ हुआ है माइनस, हमको ये बताओ। ये दोनों माइनस हो चुका है, क्रेडिटर से क्रेडिटर माइनस हो चुका है, अकाउंट एक ही है। परचेज अकाउंट अलग अकाउंट है, परचेज रिटर्न अलग अकाउंट है। कहां दोनों एक अकाउंट है भाई? कहां से तुमको दोनों अकाउंट एक दिख रहे हैं? कहां है माइनस? अरे बोलो, फिर से पूछें? हाँ बताओ, एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट करना बाकी है? बोलो, हाँ बोलो। हो चुका है, अब बदल दिए। कितना? कितना? तो तुम लोग अभी कर हो चुका है, फिर कह रहे हो कि माइनस करके बताएंगे। पहले तो कह रहे हो चुका है, फिर कह रहे हो जब भी बताएंगे माइनस करके बताएंगे। कोई एक जगह रहो ना। 5 लाख में से 18,000 माइनस नहीं हुआ है। तुम लोग को इतनी मार मारेंगे, कह रहे कहाँ अकाउंट सेम है। वो समझ गया, कुछ लोग, एक दो लोग समझ गए, अभी भी रिजिट हो। कहाँ है एक अकाउंट भाई? एक्स अकाउंट डेबिट एसेट। चलो एक बात बताओ, चलो तुम ही लोग बताओ, एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो, कितना है? 1 लाख। डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 10,000। तो बताओ एसेट का अकाउंट कितना बचा बैलेंस? कहाँ 90,000? 1 लाख ना, एसेट कितने की बची? कैसे 90,000 बची? कैसे माइनस करोगे? 1 मिनट, कहां से माइनस कर रहे हो? 1 लाख में से इस एसेट डेबिट में इस एसेट क्रेडिट को माइनस कर रहे हो ना, यानी माइनस करना बाकी है ना। तो वही तो हम भी वहां चिल्ला रहे हैं। तुम लोग तो एसेट में से एसेट को भाड़ में जाए, तो वहां तो एसेट कुछ और अकाउंट लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, उसको तुम लोग करो माइनस हो चुका है। यहां करो एसेट में से एसेट माइनस नहीं हुआ है, वहां करो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है। अरे इंसानों, थोड़ा कॉमन सेंस रखो, एसेट में से एसेट माइनस नहीं हुआ है यहां पर। अभी तुम लोग कह रहे हो करना बाकी है, तुमने खुद बोला है करना बाकी है, बोला ना? जब एसेट में से एसेट करना बाकी है, तो यहां से कैसे बोल सकते हो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है?
ये तो अलग अकाउंट है, ये तो एक अकाउंट है, एक अकाउंट से माइनस नहीं हुआ, तुम तो अलग अलग अकाउंट को माइनस करके बता रहे हो, कहां से दिमाग लाए हो? अब बोलो दोबारा। हाँ बताओ, हो चुका है या करना बाकी? हाँ बोलो। ये मत सोचो हम उलझा रहे हैं। ये सोचो उलझा, तुम लोग इसको देखकर बोलो हमारा चेहरा क्यों देख रहे हो? हमारे चेहरे पर थोड़ी लिखा है डेबिट, इधर लिखा है डेबिट क्रेडिट, हमारा चेहरा रिएक्शन जो होगा वैसे बात करोगे क्या? ऐसे करेंगे तो कहोगे नहीं हुआ है ऐसे। अब बोलो क्या? अब कितने लोग कहते हैं हो चुका है? चलो हम कम से कम इतना सक्सेसफुल तो हुए कि एक को छोड़ करके बाकी सब मान गए। कहां सर पीटे? नहीं हुआ है, आने दो। जब एक ही अकाउंट है, इधर तुम लोग सामने बोल रहे हो, अभी अभी तुम लोग बोल रहे हो 1,00,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट है। जब हम इसको अब लिखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में, कितना लिखोगे? एसेट 90,000 लिखोगे। ये कह सकते हो चुका है, ये कह सकते हो चुका है। पक्का? यहां जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, यहां लिख रहे हो परचेज 5,00,000, यहां लिख रहे हो परचेज रिटर्न, तो माइनस कहां हुआ है हमको ये बताओ। दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो कहां माइनस हुआ? इसका अलग टोटल अलग अकाउंट में, इसका अलग टोटल अलग अकाउंट में, माइनस कहां हुआ है? माइनस होना बाकी है। अब ठीक है, तो माइनस कैसे करोगे? कैसे लिखें, क्या करें, कैसे करेंगे? जब तक ये नहीं करोगे एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या? तब तक ये माइनस नहीं होगा। परचेज रिटर्न कट जाएगा। अब तुम लोग यहां 18,000 लिखोगे। अब जाकर अगर ये एंट्री हो चुकी है बुक्स में, तो परचेज रिटर्न दिखेगा नहीं, ये सीधे दिखेगा 4,90,000। अब कहोगे माइनस हो चुका है। अरे 82,000 ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब तुम लोग को सब पढ़ा पढ़ाया चौपट करते हो। हम लोगों को ट्रायल बैलेंस रीड करना नहीं आता, ये हमें अच्छा, हम अपनी बात नहीं कर रहे, तुम कर पता चला, इसी का ही शॉर्ट बनाकर लगा दो। सर को ट्रायल बैलेंस बनाना रीड करना नहीं आता। हम लोग को ट्रायल बैलेंस एक्चुअल बनाना या रीड करना नहीं आता, जिसको कहते हैं रीड करना। अकाउंट्स केवल डेबिट और क्रेडिट पर ही बेस्ड है। तुम हंस क्यों रहे हो? हमको ही बताओ, तब से दांत चियाए जा रहे हो। नॉन स्टॉप दांत दिखा रहा है और सर ने टेढ़ा करके, ये एक होता है ना, मुंडी सीधी होती है और दांत दिखाता है। हमको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। देखो इधर, हम लोग को ट्रायल बैलेंस रीड करना नहीं आता। अब जरा एक और चीज देखते हैं तुम लोग को कहां तक आता है। और 90% प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उन लोग को नहीं समझ में आता करना क्या है। मैंने यहां लिखा एसेट 1,00,000 और यहां मैंने लिखा डेप्रिसिएशन 10,000, और ये है आपका ट्रायल बैलेंस। बताओ डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है या करना बाकी है? बोलो। चक्कर है, हो चुका है। हाँ बोलो। हाँ चलो, कितने लोग कह रहे हैं हो चुका है?
हमारा चेहरा मत देखना, उधर देखना। कितने लोग करें? हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है अंकित। कैसे? हाँ, क्या करें? जैसे एंट्रीज क्या हुई होंगी जरा बताओ। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हमारे यहां पर केवल 1 लाख दिख रहा है और डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है? इसका मतलब मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन में डाला होगा, और जब एसेट अकाउंट क्लोज किए होंगे तो ये और ये माइनस करके ही तो दोनों का बैलेंस यहां आया होगा। देखो ना, आखिर एसेट अकाउंट बनाए हो गया अकाउंट, तो एसेट में से एसेट माइनस हो करके ही तो आया होगा। क्या अब ठीक है? ये माइनस हो चुका है। अब कंफ्यूज होना पिछले और इस वाले में, वो अलग अकाउंट ही था, वो परचेज था, परचेज रिटर्न था, तो कैसे माइनस कर सकते हो जब तक माइनस ना करो? बात समझ में आए? 2 अलग अकाउंट थे, एक एसेट फर्नीचर अकाउंट है, एक एसेट मशीन अकाउंट है, दोनों प्लस हो जाता है क्या? दोनों अलग रहते हैं ना। तो ऐसे ही परचेज अकाउंट अलग है, परचेज रिटर्न अलग है, तो दोनों माइनस नहीं हो सकते डायरेक्ट। अकाउंट जब क्लोज करोगे तो परचेज अकाउंट को अलग करोगे और परचेज रिटर्न का टोटल अलग करोगे और दोनों का टोटल ले आओगे यहां। जबकि एसेट अकाउंट का जब अकाउंट बनाओगे तो एसेट अकाउंट में तो ये भी गया होगा, ये भी गया होगा, उसके बाद ये आया होगा 1 लाख, तभी तो ये डेप्रिसिएशन यहां दिख रहा है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन यहां नहीं दिख रहा होता तो हम कहते कि एसेट मेरा 1,10,000 है, और जब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो 1 लाख इधर बचता है, इसका माइनस वाला हिस्सा इधर आ जाता है, क्योंकि डेबिट का घर हमेशा डेबिट होता है, वो कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। एसेट का घर हमेशा डेबिट होगा। देखो माइनस करने के बाद भी एसेट का टोटल कितना है? 1 लाख। इनडायरेक्टली। पक्की बात है ना? समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूज हो? एक और देखें। ओपनिंग स्टॉक, नहीं समझ में आया, बताओ क्या कर? ये क्या बोलता है, ये क्या बता रहा है आपको? बोलो, इसका क्या मतलब है? कहाँ से एडजस्ट कर चुके हो? तो ये कहाँ जाएगा ये? बोलो। हो चुका है। हाँ, परचेज बेसिकली मेरा ये दोनों मिला करके 2,20,000 था, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, जिसमें से कुछ बच गया उसको मैंने अलग कर दिया। देखो यहां से हटा दिया, अलग कर दिया, जैसे एसेट में से डेप्रिसिएशन एसेट में से हटा दिए थे, उसी तरह परचेज में से आपने क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक अब माइनस नहीं होगा, ये एडजस्टेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये एडजस्टेड परचेज है, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है हम इसमें से हटा, अब ये केवल और केवल मेरा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। डेबिट का घर डेबिट ही होता है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? जिसका कॉमर्स साइड नहीं है टेंशन ना लेना, भी आएगा, ठीक है? हम केवल पोल खोल रहे हैं, देखो इन लोग को कुछ आता जाता है नहीं।
हम लोगों ने आज तक देखा ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये हमेशा मैच करता है ना। अगर इधर का टोटल 5 लाख है तो इधर का भी टोटल 5 लाख होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाने का मतलब ये नहीं कि वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। Even after the preparation of the trial balance, there are so many adjustments which are needed to be done for that previous or that financial year or that calendar year for which we are just preparing our financial statement. जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में यहां लिख दिया सैलरी 2.5 लाख, ये इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में हमने सैलरी पेमेंट की है कितनी, 2.5 लाख। और नीचे मैंने नोट लिख दिया कि वो जो ऊपर सैलरी है ना वो 10 महीने की है। जो ऊपर सैलरी है ना कितने महीने की है, 10 महीने की है। नीचे नोट में लिख दिया क्योंकि हमने जो पेमेंट सैलरी की है वो केवल कितने महीने की है, 10 महीने की। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लिखते लिखते यहां तक पहुंचे हम लोग। लेकिन सच बताओ कि जो हम अपना ये ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनाते हैं 10 महीने का बनाते हैं या 12 महीने का बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग 12 महीने का बनाते हैं। तो अगर ये 12 महीने का है तो जो हमारा खर्चा लिखा होना चाहिए वो कितने महीने का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए, चाहे हमने एक्चुअल में अपनी जेब से पेमेंट किया हो या ना किया हो। इसका मतलब 2 महीने की सैलरी अभी लिखनी बाकी है। ये जो 2 महीने की सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कौन सी सैलरी है, तो हम लोग इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे बताओ। 2 महीने का डायरेक्ट यहां पर जोड़ दें 50,000 और लिख दें, क्या लिखें, आउटस्टैंडिंग। इतनी लात खाओगे कि ठीक हो जाओगे। देखो ऐसे कैसे तुम लोग लिख सकते हो भाई, ऐसे कैसे लिख रहे हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट में लिखोगे, थोड़ा कुछ खा पी करके आए हो। अच्छा क्या खा कर आए हो, इस क्या लिखें, हाँ लिख दिया, कितना, 2 महीने का लिख दिया, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा तुम्हारा। 2.5 लाख ऐड करने के बाद 5 लाख आया था, 5 लाख कहीं से आया था, लेकिन 50,000 ऐड कर दोगे तो ये तो प्लस हो गया 50,000 से, अब तो डिफरेंस आ गया तुम्हारा। जब भी हम किसी एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं तो उसका इंपैक्ट 2 जगह ले जाना पड़ता है। इसका ऑलरेडी 2 जगह हो चुका है, एक डेबिट हुआ होगा सैलरी में, क्रेडिट कहीं और हुआ होगा, मालूम है कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, तो सैलरी अकाउंट में कैश और एडजस्ट हो चुका। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका मतलब इसका दूसरा पार्ट जा चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका दूसरा पार्ट एडजस्ट हो चुका होगा। लेकिन जो नोट्स वाले हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो फुट नोट्स में नीचे दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, जब हम उन इंफॉर्मेशंस को ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करते हैं तो फिर से 2 जगह करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायल बैलेंस फिर से मिसमैच हो जाएगा। क्या, ट्रायल बैलेंस फिर से मिसमैच हो जाएगा। तो उसको मैच कराने के लिए जरूरी है कि इसको प्रॉपर एंट्री करो। चलो 2 महीने की अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या एंट्री करोगे, एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट, जब कैश जाता है तो टू कैश होता है, जब नहीं जाता है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है। कैश तो गया नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा 50,000 2 महीने का, क्योंकि 1 महीने का 25,000 था, 10 महीने का 2.5 लाख था, तो 2 महीने का हमें 50,000 और देना है। तो बताओ अब इसको ऊपर एडजस्ट करना हो तो क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो दोनों तरफ 50,000 ऐड हो गया, अब मैच भी कर गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। यानी अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 3 लाख। ये कितने महीने की हो गई, 12 महीने की, जो बताता है आउटस्टैंडिंग सैलरी को अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी अभी इसको पेमेंट करना बाकी है। दिस इज द लाइबिलिटी। और क्रेडिट साइड क्या होती है, तो इनकम होती है, यहाँ तो लाइबिलिटीज होती हैं। बात समझ में आई। चलिए, ये अलग अलग अकाउंट है, ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है, पक्की बात है। चले, अगर मैं कहूं नोट में या इंफॉर्मेशन में आपको दूं कि जो ऊपर वाली सैलरी है ना,
वो 15 महीने की है। जो ऊपर वाली सैलरी है ना वो कितने महीने की है? ये 15 महीने की सैलरी है। वापस आ जाते हैं तो इस हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो कितने महीने का बनाते हैं? 12 महीने का। तो 15 महीने का खर्चा लिखो, रिकॉर्ड करोगे तुम। 12 महीने का अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की सैलरी लिखनी चाहिए ना आपको। इसमें 3 महीना ज्यादा आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा। यहां से हटाओ तो एडजस्टमेंट में हमें पता चला कि 3 महीने की सैलरी ज्यादा है। तो क्या एंट्री करोगे? वापस तो नहीं करेंगे ना। ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि हमने दे दी, तो अब हम अपने एम्प्लॉय से कहेंगे हो ज्यादा दे दी, वापस करो। वो कहेगा भैया एडवांस ही तो लिया था तुमसे, वापस क्यों मांग रहे हो? है कि नहीं? तो बोलने दो। हमें सैलरी को कम करना है कितने महीने से? तो 2.5 लाख की सैलरी अगर 15 महीने की है, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 15 महीना इंटू 3 कर लो, 50,000 की सैलरी ज्यादा हो गई। कितने की? तो क्या करें? 50,000 की सैलरी डेबिट हो चुकी है ज्यादा, तो खत्म करना पड़ेगा क्रेडिट करके। ये डेबिट है ना 50,000 ज्यादा, नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए ना? नहीं समझ में आई बात? डेबिट में 2.5 लाख लिखे हो, 15 महीने का है, लिखना 12 महीने का चाहिए। 3 महीने का ज्यादा है, 3 महीना मतलब 50,000। 50,000 आ रहा है ना? 50,000 3 महीने का 50,000 है। तो हटाओ सैलरी, डेबिट था ज्यादा हो गया डेबिट, अब उसको क्या करो? क्रेडिट करो। कितना रुपया? एक जगह एडजस्ट हो गया। लेकिन दूसरा क्या है? एडवांस सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है। क्या है ये? उसको प्रीपेड सैलरी में ट्रांसफर कर दो। ये सैलरी किस साल की हो जाएगी? अगले साल की। ये अगले साल की सैलरी है जो हमने एडवांस पे दे दी। हमको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। हमको अब इस सैलरी में से 50,000 माइनस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा प्रीपेड सैलरी। यहीं पर लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। ये मेरी एसेट है, हो गई ना? कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रायल बैलेंस पर, 1 + 1 माइनस। ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया ना? ठीक है, नहीं समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट सीखने हैं। हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट सीखने। कौन कौन से एडजस्टमेंट सीखने हैं जरा देखो। ट्रायल बैलेंस तक हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। लेजर क्लोज करोगे, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करोगे। एडजस्टमेंट में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। तीसरा होता है एडवांस एक्सपेंडिचर। फोर्थ होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर या इनकम। इनकम को नॉर्मली एक्रूड इनकम बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग नहीं बोला जाता। चलो लिख देते हैं, अगर ये दिक्कत कर रहा है तो क्या बोलते हैं? एक होता है रेक्टिफिकेशन। अगर कोई गलती हो गई हो तो रेक्टिफिकेशन, या कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, मिसिंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्ट करना छूट गए हो, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद कर सकते हैं। पक्की बात है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इसके अलावा जो तुम लोग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत करता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी तरह डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हमें सीखने हैं। और जब इनको अच्छी तरह से सीख लेंगे ना, फिर कुछ बचता ही नहीं है। ये मालूम है ना कि जब भी एडजस्टमेंट से कोई चीज ट्रायल बैलेंस में जाएगी तो उसके 2 इंपैक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट, बस इतना है। कोई दिक्कत है क्या? जीएसटी भी एडजस्ट कर लेंगे। और बोलो, पक्का? कुछ भी आ सकता है, सोचना मत। लेकिन एडजस्टमेंट को जब हम ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट डालेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको 2 जगह इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक। नहीं तो ट्रायल बैलेंस जो मैच किया था वो तो मिसमैच होने लगेगा।
आपके बैलेंस शीट तब मैच नहीं करेगी। तो हमेशा दो जगह इंपैक्ट देना, पक्की बात है ना। चलो एक दो छोटी छोटी चीजें आज बता दे रहे हैं। हाँ बताओ तो, इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या करें। हाँ किससे पूछ रहे हैं, कौन बता रहा है, बताओ तो। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट कितने से लिखेंगे और कैश कितना आएगा, तुमसे पूछें। प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट डेबिट करते हैं क्रेडिट, हाँ तो लिखो ना प्रॉफिट ऑन सेल, कितना रुपया, ये एंट्री बनेगी। बात समझ में आई। क्वेश्चन है assets having book value of rupees 30,000 was sold at a profit of rupees 5,000. Depreciation is to be charged as at the rate of 10% per annum by using WDV method. हाँ ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, ये तुम लोग बताओ क्या करेंगे। ऊपर ये ट्रायल बैलेंस है, एक तरह से ट्रायल बैलेंस मान लो, और नीचे आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स करने को। कैसे और क्या करोगे वो हमें बताओ। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें, उसके बाद एसेट को बेचें, यही करेंगे कि पहले डेप्रिसिएशन एसेट बेच लें फिर डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें। इतनी मार खाओगे तुम लोग। जो एसेट है ही नहीं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करोगे। जब एसेट है ही नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन, तो सर डेट बताइए, डेट नहीं दी हुई है, डेट नहीं दी हुई है हमको। अगर हमने लिखा होता ड्यूरिंग द ईयर तो मान लेते साल के बीच में, लिखा होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो मान लेते साल के शुरू में, लिखा होता एंड ऑफ द ईयर तो हो ही जाता साल के अंत में। जब कुछ नहीं लिखा है तो मान लो साल के शुरू में एसेट बेच दी। तो पहले एसेट बेच दें उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसके बाद एसेट बेचें। डेप्रिसिएशन तो हमेशा साल के अंत में जो बची हुई वैल्यू होती है एसेट्स की उस पर चार्ज करते हैं ना। एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसके बाद एसेट कैसे बेच सकते हो तुम। डेप्रिसिएशन तो हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है, सब एडजस्टमेंट कर लो बेटा, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये होता है हिसाब।
और तुम कह रहे हो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे फिर अकाउंट को खोलेंगे। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? बुक्स को क्लोज करना। अब बताओ, पहले एसेट बेचोगे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, या पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फिर एसेट बेचोगे? हैं? बच्चे ने कहा सर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ रखा है, और आपने हम लोग को बताया था कि आप एक डेप्रिसिएशन चार्ट बना लेना, उसके हिसाब से काम करना। यही तो बोला था। चलो, मैंने कहा 1.5 लाख में 30,000 की एसेट है, तो हम मान लें 2 एसेट्स हैं मेरे पास, एक 1,20,000 की है और एक, ठीक है ना, मान लेते हैं। इसमें से क्या कर दे? सेल कर दे पहले एसेट को। पहले सेल लिखते थे ना, पहले सेल लिखते थे। इंसान, इतनी मार खाओगे तुम लोग, क्या कर रहे हो आजकल? जो बची हुई वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो साल के अंत में, सब कुछ करने के बाद। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां दिमाग है भाई तुम लोग का? सेल ऑफ एसेट लिखते थे और हम कलर चेंज करके लिखते थे उस समय। तुम लोग हमें इतना गिरा गिरा कर पढ़वा रहे हो कि शर्म नहीं आ रही तुम लोग को। पहले एसेट सेल करते हैं, उसमें से लिखते थे डेप्रिसिएशन। कब बेचा है एसेट? सर साल के शुरू में बेच दिया, 0। कितने में बेचा? सेल। 30,000 की एसेट 5,000 के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 35,000 में बेचा। तो यहां पर इसको क्लोज कर देते थे 5,000 प्रॉफिट ऑन सेल। उसके बाद हम लोग कहते थे चलो अब डेप्रिसिएशन लगाओ साल के अंत में 31 दिसंबर 2023 को, यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। सब कुछ करने के बाद, परचेज, सेल, फलाना ढिमाका, उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते। क्या कर रहे हो? यही तो करते थे कि कुछ और करते थे? कहां दिख रहा है इसमें डेप्रिसिएशन? कहीं दिख रहा है? ये क्या है? अभी और होगा। ये क्या है? ये मान लो 2016 है, तो पहले बेचा है एसेट को, फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाया है ना। बोलने दो। ये एसेट्स है, बेचा है, एसेट्स खरीदा है, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया ना। क्या किया है? जो बेचने वाली एसेट्स है बेच लो, जो खरीदने वाली एसेट्स खरीद लो। डेप्रिसिएशन कब लगता है हमको ये बताओ? अरे 31 दिसंबर को रात को 12 बजे जो एसेट्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो बात खत्म हो गई। सोचना क्या है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो फिर? ये पूरी 440 की एसेट बिक गई, उस 440 की एसेट पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। और यही काम हम यहां कर रहे हैं। सब नीचे ऊपर करवा दिए। यही है। अच्छा, फाइनल अकाउंट लिखा है, सॉरी।
ये मैंने क्या कहा, 2 एसेट्स बना लो, तो बिकने वाली एसेट से पहले बेच लो। वही तो हम कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं, तुम लोग रट्टा करके आ रहे हो तो क्या बोले। तो जो डेप्रिसिएशन लगाना कब है, साल के बिल्कुल अंत में। जो बीच में खरीद रहे हो, जो बेच रहे हो, उसको खत्म करो पहले। तो जो साल के बीच में खरीद बेच रहे हो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाने लगाओ, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। लेकिन हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं नॉर्मली, वो साल के बिल्कुल अंत में लगाते हैं, सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो पहले अब बताओ, बेच दे फिर डेप्रिसिएशन लगाएं या पहले डेप्रिसिएशन लगाएं फिर बेचें। अब ठीक है ना, यहां पर भी वही करना है। तुम लोग पहले काम करो, घर पे इत्मीनान से ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं देखो। तुम लोग बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे हो, दिमाग में बात बैठा लो, बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे हो। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोग का दिमाग ही नहीं खुला है अभी तक, और हम इतनी बार चीजें बता चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या बताए आदमी। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो घर पे। और 2-3 दिन छुट्टी मार लो बाबू, तबीयत ठीक नहीं थी, एग्जाम बाद सब ठीक हो जाता है बाबू। एग्जाम बाद तो तबीयत ही नहीं खराब होती, वो केवल रिजल्ट के दिन खराब होती है, उसके 2 दिन पहले। उसके पहले तो खूब घूमते फिरते ऐश करते हैं, फिर रिजल्ट आता है तबीयत खराब हो जाती है, 2-4 दिन खराब रहती है, फिर वही ढाक के 3 बार कोचिंग जाते हैं, फिर छुट्टियां मनाने लगते हैं। यही होता है बाबू, ये प्रैक्टिकल लाइफ बता रहे, 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है, और ये तभी फेल भी होते हैं और फिर दांत दिखाते हैं। अब बुरा लगने वालों को लगता है ये सर खूब मेहनत करते हैं, आप भी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अरे मेहनत सही तरीके से करो ना, मेहनत तो बाहर खटखट खट कर लेबर भी कर रहा है ना, बहुत मेहनत करता है बेचारा, लेकिन वहीं शाम को वही मिलता है 600 रुपए। वहीं पर कोई दूसरा आदमी दिन भर मेहनत करके 1 करोड़ कमा रहा है, वहीं पर वो बंदा 600 रुपए कमा रहा है। एक बंदा एसी में बैठ करके 1 करोड़ कमा रहा है। किस्मत की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और जरूरी नहीं है बिजनेस करने के लिए या किसी काम को करने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन बोल दिया ये। दिमाग डेवलप ही नहीं है तो कहां से करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, कितने की एसेट थी, 30,000 की एसेट 5,000 के प्रॉफिट पर बेची है। कितने की एसेट थी, 30,000 की, कितने के प्रॉफिट पर बेची। तो हम लोग यहाँ एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू एसेट 30,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 5,000। अब जब ये एंट्री हो गई, इसका मतलब हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हो गया। इसको ट्रायल बैलेंस में ऊपर ले जाना है तो क्या लिखोगे बताओ, बैंक ले आओ डेबिट में 35,000, ये डेबिट साइड है एसेट का, और ये बैंक कितना दूसरा। प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट साइड लिखना है, पीएल अकाउंट में जोड़ दो, कितना एंट्री कर लेना, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पीएल। एसेट को हटा दो 30,000 से, कितने से हटा दें, कितना बचा, मैच कर गया। पहले भी 150 दिखा रहा था, अभी देखो 155 माइनस 5, अभी भी 150 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एडजस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तुम इस 1,20,000 पे, कितना परसेंट, 10%। तो लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना 12,000। तो हम यहां माइनस कर रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन कितने का, पक्का। कौन वाला माइनस कर रहे हो, जो जिससे पूछे कौन सा माइनस कर रहे हो, ये वाला माइनस कर रहे हो ऊपर या ये वाला माइनस कर रहे हो, बताओ। 1 मिनट, हाँ कौन सा वाला, हाँ बोलो, हाँ ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस हो रहा है यहां पर। ये डेप्रिसिएशन यहां लिखते हैं केवल समझने के लिए, ये एसेट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे प्लस होगा, क्रेडिट करोगे माइनस होगा, फिर क्रेडिट किया है तो माइनस हुआ है ना। तो एसेट अकाउंट कहां क्रेडिट किया है, ये है, ये तो पीएल में जाता है ना। ये कहां जाता है, पीएल में जाता है। तुम लोग
एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, बात खत्म। वो एडजस्ट करो ना, उसी में से डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे एसेट अकाउंट से माइनस हो सकता है, हमको ये बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे एसेट अकाउंट से माइनस हो जाएगा? डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस होती है जो एसेट अकाउंट में लिखी जाती है। अब समझ में आई बात? क्या ये नाम देख करके क्यों काम कर रहे हो भाई? ये अलग अकाउंट है, ये अलग अकाउंट है, और हम लोग किस अकाउंट को यहां टच कर रहे हैं? तो एसेट कोई पकड़ो ना, तो एसेट को क्रेडिट किया है तो माइनस हो जाएगा एसेट। डेबिट करने का मतलब एसेट बढ़ता है, एसेट को क्रेडिट करने का मतलब माइनस होता है, बात खत्म। सोचना क्या है? ये डेप्रिसिएशन अकाउंट पीएल में जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसे जाता है। तो डेप्रिसिएशन तो बाद में खत्म होगा ना, अभी कहां खत्म, अब खत्म हुआ डेबिट करके। समझ में आई बात? आराम से करो, हम फिर आगे जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस समझो इस चैप्टर का। छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, हालत खराब भी करता है, और अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा चैप्टर भी माना जाता है। तुम लोग के काफी दुख दर्द दूर हो जाएंगे फ्यूचर के। समझे मेरी बात? थैंक यू बच्चों।